केमिस्ट्री टाइम्स चैप्टर 1। आज हमें नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है एटॉमिक मास यूनिट एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यूनिट एंड रिलेटिव एटॉमिक मास को स्टडी करने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज एन एटम और एटम का मास जो है इसको कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। एटम जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एटोमोस। एटोमोस जो है इसका मतलब है इनडिविजिबल, मतलब नाकाबिले तकसीम। वो चीज जिसको हम मजीद तकसीम ना कर सकें वो एटोमोस कहलाती है और एटोमोस से वर्ड एटम को ड्राइव किया गया है। इट मीन्स कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्टिकल्स। सो इतना स्मॉल पार्टिकल जो है उसका मास कैलकुलेट करना इट इज इम्पॉसिबल फॉर साइंटिस्ट। तो क्या है कि एटम, इवन हमारे पास एक डॉट जो है इसके अंदर हमारे पास मिलियंस ऑफ एटम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इतने छोटे मास को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यूजुअली हमारे पास जब हमने कोई चीज़ मास की टर्म में कैलकुलेट करनी होती है तो हम जो यूनिट्स यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं ग्राम एंड किलोग्राम। अब इतनी छोटे पार्टिकल के लिए ये बहुत बड़ी यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स में हम एटम का मास जो है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम ग्राम्स में सिर्फ हाइड्रोजन के मास को देखें तो हाइड्रोजन का मास ग्राम्स में हमारे पास 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम्स आता है, विच इज अ वेरी स्मॉल मास। ठीक है, और -24 डिजिट को कैलकुलेट करना ग्राम में इम्पॉसिबल था साइंटिस्ट के लिए। सो दैट इज व्हाई दे इंट्रोड्यूस अ न्यू एटॉमिक मास यूनिट का स्केल उन्होंने ड्राइव किया। एक न्यू स्केल बनाया उन्होंने मास को फाइंड आउट करने के लिए और वो स्केल जो है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जो है इसको एब्रीवेट किया जाता है AMU के साथ और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू के साथ। ठीक है, सो एटॉमिक मास यूनिट जो है ये हमारे पास एक स्केल डेवलप हुआ। अब इस स्केल को साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक एलिमेंट के मास को साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड मान लिया, यानी उसको उन्होंने रेफरेंस एटम के तौर पर रखा। अर्ली हिस्ट्री में एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था। 1811 में उसने हाइड्रोजन एटम को रेफरेंस एटम के तौर पर जाना। ठीक है, हाइड्रोजन एटम एक स्टैंडर्ड एटम के तौर पर कंसीडर किया जाता रहा और बाकी तमाम एलिमेंट के मैसेज को इसके साथ कंपेयर करके निकाला गया। जैसे कि हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो एक टर्म है, तो रिलेटिव का मतलब रिलेशन, यानी एक रिश्ता बनाना, एक ताल्लुक बनाना। तो यहाँ पर एटम के मैसेज का दूसरे एटम के मास के साथ एक रिलेशन बनाया जाता है। सो हाइड्रोजन को रेफरेंस स्टैंडर्ड के तौर पर माना गया। 1811 में एवोगैड्रो ने ये स्केल इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन ये इतना फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ बिकॉज हमारे पास जो हाइड्रोजन है ये फ्लेमेबल है, गैस है। ठीक है, तो इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है। बाद में कुछ अर्से के बाद ये ऑक्सीजन को भी स्टैंडर्ड माना गया, लेकिन उसके साथ भी वही मसला था कि वो एक गैस था, गैस के तौर पर थी और ऑक्सीजन गैस जो है उसको भी हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। उसके बाद जो है 19th सेंचुरी में दो साइंटिस्ट थे, ओलेंडर एंड नेयर। उन्होंने कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट या रेफरेंस एलिमेंट के तौर पर कंसीडर किया। अब कार्बन 12 जो है ये हमारे पास कार्बन का एक आइसोटोप है। आइसोटोप जो है किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है एंड कार्बन 14 है। इनमें से कार्बन 12 को ही क्यों ओलेंडर और नायर ने रेफरेंस या स्टैंडर्ड एटम के तौर पर चूज किया? बिकॉज एक तो ये कि ये बहुत ज्यादा अबंडेंट था नेचर में, यानी तीनों आइसोटोप्स में से जो नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है वो कार्बन 12 पाया जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 98% ये टोटल अबंडेंस रखता है, जबकि बाकी की 2% अबंडेंस इन दो एलिमेंट्स की होती है। सेकेंडली कार्बन 12 आइसोटोप जो है ये स्टेबल आइसोटोप है कार्बन का। तो इन दो रीजंस की वजह से कार्बन को रेफरेंस या स्टैंडर्ड एटम के तौर पर जो है वो रखा गया और बाकी तमाम एलिमेंट के मैसेज को इस
इसके साथ कंपेयर करके निकाला गया। अब आप देखिए हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट स्केल जो है इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट इज द मास इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। यानी 1 AMU हमारे पास अगर हम कार्बन के 12 हिस्से करें तो उसके एक हिस्से का जितना मास है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होगा। क्लियर हो गया? इसको हम फर्दर स्टडी करते हैं कि किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। हमारे पास सपोज, अब जो मैं लिख रही हूँ ये सारा सपोज है, हाइपोथेटिकल है, ठीक है, हम कंसीडर कर रहे हैं, प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। सपोज हमारे पास कार्बन है, कार्बन 12, हमने उस कार्बन 12 पे 12 हिस्से किए हुए हैं, ठीक है, कितने हिस्से किए हुए? 12 हिस्से। अगेन इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डिवाइड एन एटम। हम जस्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक कंसिडरेशन कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल जो है वो व्यू ले रहे हैं इसका। तो हमने कार्बन 12 के 12 हिस्से कर लिए। अब इनमें से ये जो एक हिस्सा है इसका, ये हमारे पास क्या है, 1/12 पार्ट, और ये इक्वल होता है किसके, 1 AMU के, ठीक है। अब बाकी तमाम एलिमेंट्स को इसके साथ कंपेयर करके उनके मैसेज को निकाला गया, वो भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस के एक पलड़े में हमने क्या रखा, हमने जिस एटम का एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है उस एटम को रखा। दूसरी साइड पर हमने क्या रखा, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। अब अगेन इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, लेकिन हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। हमने कार्बन 12 का 1/12 पार्ट जो है वो यहाँ पर रखा। हमने उसके बाद इस एटम को देखा कि आया ये इस पार्ट के साथ बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ। तो हाइड्रोजन इस एक पार्ट के साथ बैलेंस हो जाता है। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास 1/12 पार्ट है इसका, ये किसके इक्वल है, 8 AMU के इक्वल है, 1 AMU के इक्वल। इट मीन्स कि हाइड्रोजन का मास हमारे पास क्या है, 1 AMU है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट या नेक्स्ट एटम जिसका हमें मास फाइंड आउट करना है, हम उसको रखेंगे बैलेंस पे। तो हमारे पास सपोज हीलियम है नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, हीलियम। हमने उसका एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। अब जब हम हीलियम को यहाँ पे बैलेंस करना चाहेंगे तो हीलियम हमारे पास एक यूनिट के साथ इसके बैलेंस नहीं होगा, यानी जब हम इसका एक हिस्सा रखेंगे, 1/12 पार्ट रखेंगे, तो उसके साथ हीलियम बैलेंस नहीं होगा। हम एक और इसका 1/12 पार्ट रख लेते हैं, उसके साथ भी हीलियम बैलेंस नहीं हो रहा। हम तीसरा हिस्सा रखते हैं, उसके साथ भी हीलियम बैलेंस नहीं होता। हम उसका 4th पार्ट रखते हैं, उसके साथ हीलियम क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। इट मीन्स कि अगर 1/12 पार्ट इसका, यानी एक पार्ट इसका 1 AMU के इक्वल है, तो 4 पार्ट्स इसके किसके इक्वल होंगे, 4 AMU के इक्वल होंगे। इट मीन्स कि हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास क्या है, 4 AMU या 4 म्यू भी हम उसको लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल हम और देखते हैं यहाँ पे। सपोज हमारे पास यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करना शुरू करेंगे तो इवन वो 4 पार्ट्स के साथ 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी वो अप टू 16, जब हम इसके 16 पार्ट्स रखेंगे, यानी 1/12 पार्ट्स कितने रखेंगे, 16 पार्ट्स रखेंगे ऐसे यहाँ पर, तो फिर जाकर ऑक्सीजन क्या होगा, बैलेंस होगा। इट मीन्स कि अगर एक पार्ट 1/12 पार्ट इसका 1 AMU के इक्वल है, तो 16 पार्ट्स इसके किसके इक्वल होंगे, 16 AMU के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन का मास हमारे पास क्या है, 16 AMU। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगेन हम इसकी डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। इट इज द मास इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। समझ आ गई कि किसी भी एलिमेंट का मास जो है उसको जब हम AMU में लिखेंगे तो वो उसका वो मास होगा जो कि कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के साथ कंपेयर करके निकाला गया होगा।
क्लियर हो गया? अब हम AMU को देखते हैं कि ये ग्राम्स के इक्वल किस तरह से होता है। 1 AMU को अगर हम ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो ये आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, अब ये किस तरह से आता है, इसको भी हमने कार्बन 12 की मदद से ही जो है वो इस वैल्यू को निकाला हुआ है। और इस वैल्यू को निकालने से पहले हमें दो टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है। पहली टर्म है हमारे पास एब्सोल्यूट मास और सेकंड टर्म है हमारे पास एटॉमिक मास। एब्सोल्यूट मास किसी भी एटम का वो मास होता है जो उसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स का मास होता है। फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल्स कौन से हमारे पास, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों का मास जब हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में और उसको ऐड करेंगे तीनों के मैसेज को, तो वो उस एटम का क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट मास बन जाएगा। जबकि एटॉमिक मास उसका जो है ये क्या है हमारे पास, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम होते हैं। ठीक है, वो उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इन दोनों मैसेज की मदद से हम 1 AMU की वैल्यू ग्राम्स में निकाल रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, mass of carbon 12 atom यानी absolute mass of carbon 12 atom divided by atomic mass of carbon 12 atom। ठीक है, 1 AMU is equal to म्यू से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एब्सोल्यूट मास कार्बन का जो है ये कैलकुलेट किया गया है और इसकी वैल्यू जो है ये है 1.9924 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कार्बन 12 का कितना होता है, 12। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 को 12 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। जब हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो जब भी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 1000 के साथ। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब आप देखिए ये दोनों वैल्यूज जो हैं दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यूज और इनको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है जैसा कि नाम से जाहिर है, रिलेशन मतलब कंपैरिजन किया है हमने कार्बन के साथ दूसरे एटम के मासेस को। सो इट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट कंपेयर्ड विद द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। ठीक है, जिस तरह से हमने हीलियम का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का मास निकाला है, तो हम किस तरीके से कार्बन 12 के एटम के साथ कंपेयर करके निकालते हैं वो हमने देखा है यहाँ पे। क्योंकि ये कंपैरिजन के लिए मास निकल रहा है, तो जब हम कंपैरिजन के लिए लिखेंगे तो किसी भी एटम का जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास लिखेंगे तो हम उसकी कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, बिकॉज इट इज द कंपैरिजन। ठीक है, अब आपकी बुक में पेज नंबर 10 पे एक टेबल बना हुआ है और उस टेबल में मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस जो हैं वो कार्बन के साथ कंपेयर करके निकाले गए हैं। जैसे सोडियम का 23 है, क्लोरीन का 35.5 है, ऑक्सीजन का 16 है, नियॉन का जो है वो 20 है, इसी तरह सिल्वर का जो है वो 108 है। तो कुछ 8-10 एलिमेंट जो है उनके मैसेज को आपकी बुक में टेबल की फॉर्म में लिखा गया है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं इसकी दो। इट मीन्स कि हमारे पास जब भी हम किसी एटम का मास कार्बन 12 के मास के साथ कंपेयर करके निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो एटम कार्बन के एटम से कितना भारी या कितना हल्का है, यानी कितने टाइम्स कोई भी एटम कार्बन 12 से हैवियर या लाइटर है। फॉर एग्जाम्पल जब हम मैग्नीशियम का मास फाइंड आउट करते हैं तो मैग्नीशियम का मास हमारे पास आता है 24 AMU, जबकि कार्बन का मास हमारे पास कितना है 12 AMU। सो मैग्नीशियम एटम इज 2 टाइम्स हैवियर
देन कार्बन एटम। ठीक है, क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम एटम इज 2 times heavier than कार्बन एटम। समझ आ गई। इसी तरीके से जब हम क्लोरीन का मास निकालते हैं तो वो है 35.5 AmU, जबकि कार्बन का मास कितना है 12 AmU। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास 24 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारे पास 2 टाइम्स आ गया 35.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 2.96। इट मीन्स क्लोरीन का एटम जो है इट इज 2.96 टाइम्स heavier than कार्बन एटम। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्सीजन का अगर हमारे पास 1 AmU आता है तो ऑक्सीजन एटम इज 12 टाइम्स लाइटर देन द कार्बन 12 एटम। समझ आ गई यहाँ तक आपको। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था एटॉमिक मास यूनिट एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। आपने बुक से इसको तैयार करना है। ठीक है, एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड, उसको क्वेश्चन के हिसाब से भी आपने तैयार करना है। अपनी बुक्स जो है वो अपने पास रखा करें जब भी आप लेक्चर को जो है वो अटेंड करें या लेक्चर सुने, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो अपनी नोटबुक्स के ऊपर जो है वो नोट करते जाएं, और जब आप लेक्चर को तैयार करें या जब आप उसको याद करें तो आपको उन पॉइंट्स को समझने में आसानी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री 10th चैप्टर 1। आज हम ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, जिसमें हम कुछ पिंक बॉक्सेस को डिस्कस करेंगे। पिंक बॉक्सेस को आप लाइक मत लीजिएगा, इन पिंक बॉक्सेस से पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, MCQs भी आते हैं, सो ये आपने प्रिपेयर करने हैं। तो फर्स्ट पिंक बॉक्स है हमारे पास वेदर फॉरकास्ट। वेदर फॉरकास्ट जो है बाय कलर चेंज हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स जो हैं ये अपने कलर चेंज करते हैं, और उनके कलर चेंज से हमें पता चलता है कि आया आज बारिश होगी या नहीं होगी। तो किसी भी किस्म का वेदर जो है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। बेसिकली इसमें जो अरेंजमेंट है उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है कोबाल्ट क्लोराइड। कोबाल्ट क्लोराइड एक हाइड्रोस्कोपिक कंपाउंड है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी ये वाटर को अपने अंदर डायनामिक अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। यूजुअली इसका कलर जो है ये हमारे पास क्या होता है, ब्लू। अब हमें इसको क्या करना है, हमने इसको ओपन एटमॉस्फेयर में रखना है। ओपन एटमॉस्फेयर में जब हम इसको रखेंगे तो ओपन एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या है, वाटर वेपर्स है। अब वाटर वेपर्स को ये एब्जॉर्ब करता है और आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास ये क्या बन जाता है, कोबाल्ट क्लोराइड विद 6 वाटर मॉलिक्यूल, यानी इसका हेक्साहाइड्रेट बन जाता है। 6 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाते हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाते हैं तो इसका कलर हो जाता है पिंक। अब इस केमिकल रिएक्शन से हमें कैसे पता चलेगा कि बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, क्या होता है कि जैसे ही हम इस कंपाउंड को ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं, अगर तो हवा में ह्यूमिडिटी है, देखिए बारिश तब होती है जब हवा में नमी हो। ठीक है, अगर हवा में नमी है, हवा में ह्यूमिडिटी है, ठीक है, इसका मतलब है हवा में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, और वो वाटर वेपर्स क्या करेंगे, कोबाल्ट क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके हेक्साहाइड्रेट बना देंगे। जैसे ही ब्लू कलर पिंक में चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब है कि रेन इज ऑन द वे, यानी बारिश होने के चांसेस हैं, बिकॉज एयर इज ह्यूमिड। हवा में नमी है जिसको कोबाल्ट क्लोराइड ने एब्जॉर्ब किया है और उसका कलर पिंक हो गया है। इसका मतलब है कि रेन इज ऑन द वे, यानी रेन इज लाइकली, रेन का होना पॉसिबल है। ठीक है, अदरवाइज अगर एयर हमारे पास ड्राई है, ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी नहीं है एयर में, ड्राई एयर है हमारे पास, हवा में नमी बिल्कुल नहीं है, वाटर वेपर्स नहीं है, तो ये कलर ब्लू ही रहेगा, यानी ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर इसका कलर ब्लू ही रहता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, फेयर वेदर है, यानी बारिश होने के कोई चांसेस नहीं है, हमारे पास मौसम क्या है, साफ है। समझ आ गई। तो इस तरीके से हम केमिकल्स को यूज करते हुए वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग देयर कलर चेंज
और स्पेसिफिकली हम यहाँ पर कोबाल्ट क्लोराइड का रिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं और हमारे पास इसमें इक्विलिब्रियम डिसएडवांटेज हो सकता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, यानी जितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रेट हो रहे हैं उतने ही दोबारा डिहाइड्रेट हो जाएं। और अगर मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ब्लू कंपाउंड्स की है तो इसका मतलब है फेयर वेदर, और अगर मैक्सिमम कंसेंट्रेशन जो है वो हाइड्रेटेड कंपाउंड की है तो इसका मतलब है कि हमारे पास रेन इज ऑन द वे, यानी बारिश होने के चांसेस मौजूद है। सेकंड हमारे पास जो पिन बॉक्स है वो है साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट का यूज है। एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स में हमारे पास आपको पता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन हमारे पास मेजर कंपोनेंट्स हैं एटमॉस्फेयर के, जिसमें नाइट्रोजन जो है ये ऑलमोस्ट 78% प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन 21% है और कार्बन 0.033% जो है हमारे पास प्रेजेंट होती है। इसके अलावा कुछ नॉर्मल गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर में। सो इन तीनों का वन पर वन करके हम इंडस्ट्रीज के अंदर यूज देखेंगे कि इनके से हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, इनसे हमने कौन कौन से केमिकल्स प्रिपेयर किए हुए हैं, ठीक है, और उन केमिकल्स का हमारी डेली लाइफ में क्या जो है वो रोल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन का यूज इंडस्ट्रीज के अंदर। नाइट्रोजन को यूज किया जाता है हैबर बोश प्रोसेस में। हैबर और कार्ल बोश, ठीक है, फ्रिट्ज हैबर और कार्ल बोश, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से कलेक्ट किया और उसके बाद उसकी मदद से उन्होंने अमोनिया को सिंथेसाइज किया, ठीक है। यानी इस प्रोसेस में हम क्या देखते हैं, कौन सा कंपाउंड हमारे पास प्रिपेयर होता है, अमोनिया सिंथेसिस होती है। इसमें हमारे पास नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या बनता है, अमोनिया बन जाता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और लॉट ऑफ कैटलिस्ट इसके लिए हमें चाहिए होते हैं। मॉलिब्डेनम ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये कैटलिस्ट इस रिएक्शन में यूज होते हैं। इसके अलावा इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो 380 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें मेंटेन रखना होता है और हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन में अमोनिया जो है वो प्रिपेयर होती है। अमोनिया जो है ये मोस्टली हमारे पास यूज होती है एज अ फर्टिलाइजर। What is fertilizer? Fertilizer is a chemical compound which is used to enhance the fertility of the soil. अब एक ही जगह पे बार बार मुख्तलिफ क्रॉप्स को ग्रो कर करके उस सॉइल के अंदर जराखेज़ी कम हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। सो फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स डालते हैं, आर्टिफिशियल केमिकल्स डालते हैं जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की कमी को पूरा करते हैं सॉइल के अंदर। सो अमोनिया इज अ बिग सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। बहुत सब ये एज इट इज भी यूज होता है फर्टिलाइजर के तौर पर और इसकी मदद से आगे बहुत से फर्टिलाइजर्स को हम प्रिपेयर भी करते हैं। तो मोस्टली हमारे पास अमोनिया जो है एज अ फर्टिलाइजर यूज हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमारे पास अमोनिया का आगे इंडस्ट्रीज में यूज है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दोज कंपाउंड्स व्हिच आर यूज्ड एज अ एक्सप्लोसिव मटेरियल, ठीक है, जो धमाका है शिशा बनाने के लिए यूज होते हैं मटेरियल, उनकी प्रिपरेशन के लिए भी हम अमोनिया को यूज करते हैं। अब अमोनिया को उनकी प्रिपरेशन के लिए हम कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि अमोनिया जो है उसकी ऑक्सीडेशन की जाती है। अमोनिया जो है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, अमोनिया की ऑक्सीडेशन होती है और हमारे पास क्या बनता है, NO प्लस H2O, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर बनता है हमारे पास, ठीक है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड जो वाटर जब बनते हैं हमारे पास, तो इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अमोनिया 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पर नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम 2 लगाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 6 लगाएंगे और हमारे पास ऑक्सीजन आ जाएगी 6 और 2 8, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक मतलब इसके अंदर से हीट जो है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब ये जो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बनना है, अब ये सारा प्रोसेस जो है जो हम कर रहे हैं इसको ऑस्टवाल्ड प्रोसेस कहते हैं। ऑस्टवाल्ड एक साइंटिस्ट था, उसने इस अमोनिया को यूज किया था इस प्रोसेस में। अब नाइट्रिक ऑक्साइड जो बना है हमारे पास, इसकी हम फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं और फर्दर ऑक्सीडेशन से ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। इसको बैलेंस करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा।
ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है हमारे पास, ये फर्दर यूज होता है नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के साथ तो क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड प्लस हमारे पास क्या बनता है, नाइट्रस एसिड। ये दो एसिड्स बनते हैं, ठीक है, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बनते हैं। ये जो नाइट्रिक एसिड हमारे पास बन रहा है, ये नाइट्रिक एसिड मजीद अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम नाइट्रेट के अंदर। ये जो अमोनियम नाइट्रेट है, इट इज अ वेरी यूजफुल कंपाउंड। इसको एज अ फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है और इसकी मदद से जितना भी धमाका है एशिया है, ठीक है, अगर आप देख लें, आपके पास गन पाउडर है, आपके पास मैच बॉक्सेस, मैच के आगे जो एक्सप्लोसिव मटीरियल लगा होता है, ये सारी चीज़ें जो है ये अमोनियम कार्बोनेट को, अमोनियम नाइट्रेट को यूज़ करते हुए बनाई जाती हैं। लेकिन मेन पर्पस जो अमोनिया की सिंथेसिस का है, जो हमने हैबिट प्रोसेस में पढ़ा है, वो फर्टिलाइजर ही है। ये इसका आगे एडवांटेज ले लेते हैं हम कि अमोनिया से हमने अमोनियम नाइट्रेट बनाकर उसकी वजह से एक्सप्लोसिव मटीरियल जो है वो बना दिए हैं। तकरीबन सिर्फ यूएसए के अंदर 18 मिलियन अमोनिया हर साल प्रिपेयर की जाती है, जबकि वर्ल्ड वाइड जो है इसकी प्रिपरेशन जो है वो कितनी है, 120 मिलियन। अब जितना भी अमोनिया प्रोड्यूस होता है, जितना भी NH3 प्रोड्यूस होता है, उसका तकरीबन 85% किसके तौर पर यूज होता है, फर्टिलाइजर के तौर पर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यानी इस तरह से कंपाउंड्स में फर्दर फर्टिलाइजर के कंपाउंड्स बनाकर भी यूज हो सकता है और एज इट इज भी ये यूज हो सकता है, ठीक है। जबकि इसकी मदद से मुख्तलिफ एक्सप्लोसिव मटीरियल्स भी बनाए जाते हैं और इसकी मदद से फूड का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गया, फूड शॉर्टेज जो है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और क्रॉप्स की प्रोडक्शन जो है वो उसकी क्वालिटी में बेहतरी आई है, उसकी प्रोडक्टिविटी में बेहतरी आई है। तो ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन का यूज़ है। और नाइट्रोजन, इसके अलावा एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है ये हमारे पास जो है वो यूज़ होती है किसके तौर पर, फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोसिव मटीरियल्स बनाने के तौर पर, ठीक है। उसके अलावा अब हमारे पास सेकंड वन है ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में मौजूद जो ऑक्सीजन है इसको हम मोस्टली जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं फॉर कंबशन प्रोसेस, यानी जलाने के अमल के लिए, चीज़ों को जलने में हेल्प करती है ये गैस, तो इसकी वजह से हम चीज़ों को जलाते हैं। स्पेशली हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स है, यानी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है उनको हम क्या करते हैं, उनका कंबशन प्रोसेस करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो कैंडल वैक्स है, ठीक है। कैंडल वैक्स जो है इसका हमारे पास फार्मूला है C25H52, ठीक है, ये एक हाइड्रोकार्बन है और जब इसकी ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्निंग होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस हीट, जिसके अंदर से क्या होती है, रिलीज होती है। सो कैंडल वैक्स, ठीक है, C25H52 जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट बनती है और इससे हमें लाइट मिलती है, ठीक है। हीट जो है लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है यहाँ से। इसके अलावा आप देखें ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं कोल को बर्न करवाने के लिए, ठीक है। कोयले को जब भी हम जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज होती है उसके अंदर से, ठीक है। इसके अलावा कैरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल, उसकी बर्निंग के लिए ऑक्सीजन यूज होती है, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रीज और घरों में इस्तेमाल होती है। उसके अलावा नेचुरल गैस, नेचुरल गैस मतलब हमारे पास मीथेन है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज होती है। इस हीट को हम यूज करते हैं फॉर कुकिंग पर्पस, ठीक है, घरों में। इसके अलावा गैसोलीन की बर्निंग होती है, गैसोलीन बर्न करता है किसके अंदर, गाड़ियों के इंजन के अंदर, ठीक है, और जिसकी वजह से गाड़ियों की मूवमेंट होती है। तो ये सारे प्रोसेसेस जो बर्निंग के हैं इनमें ऑक्सीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा ऑक्सीजन आपको पता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी हम सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज। कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका मेजर यूज जो है वो कहाँ पर है, फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटो का मतलब क्या है, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक
तो लाइट की मदद से प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं अपने स्टेम्स और लीव्स के अंदर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होता है, किसकी मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में। और फूड प्रिपेयर होती है ग्लूकोज की फॉर्म में और साथ ऑक्सीजन गैस जो है रिलीज होती है। तो मेजर रोल है कार्बन डाइऑक्साइड का ये एटमॉस्फेयर में। जितनी भी ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं थ्रू रेस्पिरेशन, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूटिलाइज करते हैं और हमारे लिए फूड प्रिपेयर करते हैं और साथ हमारे लिए ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करते हैं। यही प्रोसेस जब रिवर्स हो जाता है तो रिवर्स प्रोसेस में अगेन हमारी बॉडी के अंदर ये ऑक्सीडेशन होती है, कंबस्टन होती है फूड की और हमारे पास अगेन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। इस तरह से नेचर के अंदर ये एक बैलेंस जो है कायम है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। दैट्स इट। यहाँ पर हमारा चैप्टर ये एंड हो गया। आपने ये पिंक बॉक्सेस जो है इनको पेपर कैरी बिल्कुल लाइट नहीं लेना है, इनको भी प्रिपेयर करना है साथ, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो नहीं, लेकिन शॉर्ट में और एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए